हेलो बच्चों। क्या सोचा था नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? इंटरमीडिएट्स। लास्ट वीडियो में हमारा क्या पढ़ा था हमने? इंटरमीडिएट्स। ओके। इंटरमीडिएट्स के टाइप्स पढ़े थे। और क्या क्या पढ़ा था हमने? जल्दी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा उसको। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन, इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इंटरमीडिएट्स? इंटरमीडिएट्स होते हैं 6 प्रकार के। टोटल 6 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए थे। कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल। और और कौन कौन से थे? नाइट्रीन, कार्बिन और एक कौन सा था लास्ट का? बेंजीन। ओके। तो नॉर्मली आपने कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन ये तो पढ़े ही हुए हैं। जो आपके लिए नए होंगे वो होंगे नाइट्रीन, कार्बिन और बेंजीन। ओके। और फ्री रेडिकल भी पढ़े हुए हैं वैसे। तो ये तीन ही ओनली फोर आपके लिए नए होंगे, जिसमें से कार्बोकेटायन अपन लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। फॉर्मेशन मेथड उसके हो गए थे। आज अपन देखने वाले हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो कैसे स्टेबिलिटी इसकी पता की जाती है कार्बोकेटायन की, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है आज? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ओके। तो कार्बोकेटायन बता दिया था मैंने क्या होता है कार्बोकेटायन, है ना? कार्बोकेटायन यही होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसका बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, अगर याद हो आपको तो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एज एन इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका था। तो अब देखेंगे स्टेबिलिटी, ये होता है कार्बोकेटायन। ओके। ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो कैसे देखेंगे अपन स्टेबिलिटी। ओके। अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो कार्बोकेटायन बहुत सारे होंगे। जैसे मैंने एक फर्स्ट ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ये एग्जांपल लेने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, या फिर कंसेप्ट एग्जांपल के द्वारा कंसेप्ट को क्लियर करूँ, या पहले कंसेप्ट बताऊँ उसके बाद एग्जांपल कराऊँ? जल्दी बताओ क्या करें पहले? पहले एग्जांपल कर लेते हैं, उसी में कंसेप्ट को क्या कर देंगे अपन? उसी में कंसेप्ट को मिला देंगे। कंसेप्ट से ही उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और आपको पता भी लग जाएगा उसका ना। तो पहले देखो ये देखते हैं, CH3 CH2 एंड CH, ये इधर CH3, इधर 2 3 और ये प्लस। ओके। एक तो ये कार्बोकेटायन है एंड ये कौन सा कार्बोकेटायन है? CH3 CH2 CH, कितने बॉन्ड हो गए इसके? 1 2 3। ओके। तो इधर क्या करेंगे अपन? इसमें कार्बोकेटायन में चेंज कर देते हैं। ये कौन सा डिग्री है? ये 2 डिग्री है, तो इसको एक बार एक को 3 डिग्री कर देते हैं अपन। CH3 CH3 प्लस। ओके। अब एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 प्लस। ये 3 एग्जांपल अपने पास। इसमें क्या चेक करना है अपन को? स्टेबिलिटी, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने पहले, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3। तो अब अपन को चेक करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है और कौन सा लीस्ट स्टेबल है, कौन सा मोर स्टेबल है। ओके। कैसे पता करेंगे? देखो, आपने ये पढ़ा होगा एक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट 11th क्लास में है ये।
एंड जो एक आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। इसको आप इंडक्टिव इफेक्ट से कर सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। कैसे देंगे? अब आपको ये तो पता ही होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है। तो अगर इसके बारे में बताऊंगा तो ये बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी अपनी। और इंडक्टिव इफेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, तो अपन को क्या पढ़ना है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मैं बता देता हूँ सिंपली क्या होता है। जो किसी भी कार्बोकैटायन है कोई भी, उसके पास वाले, उसके निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, उपस्थित कार्बन के पास, देखो धनावेशित कार्बन, हिंदी में बोल दे रहा हूं, धनावेशित कार्बन के, ये रहा धनावेशित कार्बन, देखो धनावेशित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन, इधर इससे फर्स्ट नंबर पे इधर ये जुड़ा है, इधर फर्स्ट नंबर पे ये जुड़ा है, मीन्स धनावेशित कार्बन के निकटवर्ती कार्बन क्या कहलाते हैं? अल्फा कार्बन। मीन्स ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ओके। और इधर जाएंगे तो बीटा ये है, लेकिन हम बीटा से काम नहीं, अल्फा से काम, ओके। वैसे ही यहाँ भी नंबरिंग दे दो, इधर ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, क्योंकि कार्बन से निकटवर्ती है, ओके। ये कह रहा हूँ मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव में। ऐसे यहाँ पर नंबरिंग दे दो, इधर ये एक अल्फा है इधर, ओके। तो अब ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कि जितने अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अधिक है, किसमें है, देखो नंबरिंग कर लेते हैं। ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन ही क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ओके। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, अगर किसी को नहीं आता है फिर भी आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं बता दे रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को। तो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? इस पर 2 है, इस कार्बन पर, इस पर कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस पर कितने हैं? 5 है, 2 एंड 3, ओके। और यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन, इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ ये 2, ये 3 और ये 3, 3 3 6 एंड 2 8, इधर अल्फा हाइड्रोजन 8, ओके। एंड यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन के जस्ट पास वाला, जस्ट निकटवर्ती कोई बोला था अपन ने अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर लगे जो हाइड्रोजन हो उनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने लगे हैं? 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। अब देख लो, जिसमें अधिक अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल होगा, जिसमें सबसे कम है वो लीस्ट स्टेबल होगा, ओके। तो सबसे ज्यादा किसमें अल्फा हाइड्रोजन? सेकंड में, तो सेकंड तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा। एंड अब देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इससे कम किसमें है? 5 में, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, 5 है फर्स्ट में। एंड थर्ड में कितने हैं? ओनली 2 हैं, लीस्ट है, सबसे कम इनमें से अगर सबसे कम देखा अल्फा हाइड्रोजन तो इसी में है, मीन से लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखना चाहे तो ये हो जाएगा, ओके, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। अगर मैं देखना चाहूँ इंडक्टिव इफेक्ट से, ये तो किससे हो गया? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से। अगर मैं देखना चाहूँ इंडक्टिव इफेक्ट से तो मैं कैसे देखूंगा, उसको समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, बोलो। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, ओके। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्रेरणिक प्रभाव ही बोलते हैं इसे हिंदी में। अल्फा अल्फा को मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ये प्लस ये होता है, एक तो प्लस आई भी होता है और एक माइनस आई भी होता है, ओके। प्लस आई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुपों को प्लस आई इफेक्ट में वो काउंट किया गया, और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये कौन सा है? कार्बन। अब देखो प्लस आई में क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो माइनस आई है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स दूसरों से खींचेंगे। और जो ये क्या है? प्लस आई है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे, और माइनस आई वाले जो भी ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिव होंगे, ओके। तो ये इफेक्ट होता है पहले तो।
और देखो अगर ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, सभी में है तो अनस्टेबल कंपाउंड ही है या नहीं है? क्योंकि कोई भी एटम जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या होता है, स्टेबल होता है। सही बोला मैंने? कोई भी एटम है वो ओनली फॉर अपनी ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल रहता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे ये फिजिक्स में भी होता है, फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी प्रदान करके उसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाता है तो वो ओनली फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड टाइम रुक करके और वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, और यही कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री से लिया गया है मूलतः। तो ये हो गई ये बात। ओके, मीन्स क्या बोला मैंने कि जो कोई भी एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या होता है, स्टेबल। तो मीन्स ये स्टेबल तो नहीं है तीनों ही, लेकिन इनमें से अपन को ये तो पता है कि स्टेबल तीनों में से कोई भी नहीं है, बट कौन सा मोर स्टेबल है कौन सा लीस्ट स्टेबल है ये चेक करना अपन को। तो क्या बताया मैंने, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या एक्सेप्टिंग, अट्रैक्टिंग लिख देता हूं मैं। ओके, अब ये देखो अगर ये प्लस चार्ज है तो अपन को क्या करना है, इस प्लस चार्ज को कम करना है ना। अपना मोटिव क्या है, अगर ये स्थायी करना चाहूंगा मैं, स्थायी कब होगा ये, जब इस पे प्लस चार्ज हटे। सही बोला? अगर ये प्लस चार्ज हटता है तो ये स्टेबल होगा या नहीं होगा? तो मुझे क्या करना है, मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं इस प्लस चार्ज को कम करूं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई वाले, ये जो CH2 CH2 मीन CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, इधर ये CH3 इधर ये CH3 CH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई में आते हैं और माइनस आई में दूसरे कंपाउंड, दूसरे वो आते हैं, ग्रुप्स आते हैं। ओके, जैसे हेलोजन जो भी ग्रुप है वो सभी इसमें ही आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग में। ओके, तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग वाला ग्रुप में आता है। जो ये मैथिल ग्रुप एथिल ग्रुप ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या देंगे इनको, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसके पास कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन कमी है ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आया क्यों था, लास्ट वीडियो में क्या बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो उससे दूसरा एटम जुड़ रहा था वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंपाउंड वाला एटम था, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को भी क्या ले गया था। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों को ले गया था तो कार्बन पे क्या आ गई थी, कमी, इसी के कारण तो पॉजिटिव चार्ज आया था। समझे या नहीं समझे? तो कार्बन के पास पॉजिटिव मीन्स कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए पॉजिटिव आया। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, अगर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कार्बन आयन, तो उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, मीन्स उस पर अधिकता है इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उस पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि नेक्स्ट पढ़ेंगे। मतलब इसमें तो कमी है ना पॉजिटिव का, मतलब तो अगर मैं इसको और इलेक्ट्रॉन दूं मीन्स इसको फुलफिल करूं, समझे? अगर मैं इसको फुलफिल करूं, प्लस है तो ये क्या करेगा, प्लस हटेगा या नहीं हटेगा, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा ना। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप्स हैं, एक तो इधर से दे रहा है ये, और एक इधर से, दो ग्रुप्स हैं। ओके, और इसमें कितने ग्रुप्स हैं, इसमें एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। अगर आप ये सोच रहे होंगे ये हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन नए के बराबर देगा, इसको काउंट में नहीं लाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कितने ग्रुप देने वाले हैं, ओनली फॉर एक, यहाँ पर एक ग्रुप देने वाला है, यहाँ पर दो ग्रुप्स, यहाँ पर तीन ग्रुप। मीन्स अगर जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको पूरा जल्दी कौन करेगा, ये वाला करेगा ना। यहाँ पर तीन तीन देने वाले हैं, यहाँ पर दो ही देने वाले हैं, यहाँ पर एक ही देने वाला है। समझे या नहीं समझे, है ना? तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने, तीन देने वाले, तो सेकंड क्या है, मोर स्टेबल, मीन्स इसको जल्दी ही क्या करा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति कर देंगे, इस पर जो भी कमी है उसको खत्म कर देंगे जल्दी ही, ये तीनों एटम्स इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ओके, तीनों जो एटम है, ओके, ये कार्बन वाले एटम, एंड इसमें कितने हैं, दो, तो ये तो इसकी तुलना में कम दे पाएंगे, एंड ये इसमें बहुत ही कम है, तो ये सबसे लेट दे पाएगा, सबसे लेट फुलफिल कर पाएगा इसको। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, सेकंड इज ग्रेटर देन वन, सेकंड
इज लेस देन 1 इज लेस देन थर्ड। ओके, तो यही अपन ने पहले हाइपर कॉन्जुगेटिव से किया था, यही था या नहीं था? समझ आया? तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल के थ्रू ही आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है। कंसेप्ट क्या बताया मैंने? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड आई इफेक्ट। आई इफेक्ट से कैसे? इलेक्ट्रॉन ग्रुप देखने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो प्लस चार्ज को घटाएगा, और अपना मोटिव ही ये है, स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेबल अगर अपन को करना है कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड करना है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम करना होगा। तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। इधर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, तो वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे? कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चार्ज देखो डिपेंडेंट होती है इसमें, मैं उस रिलेशन को भी लिख देता हूँ आपके लिए। ये एग्जांपल क्लियर हो गया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। रिलेशन लिख देता हूँ, एक तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बीच। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी। और ये क्या लिखा है मैंने, ये भी आपको समझाऊंगा। ओके, इज प्रोपोर्शनल प्लस आई एंड प्लस एच। ओके, ये तो हो गए। और अगर मैं इसी के बटे में इसकी नहीं लिख देता हूँ, माइनस आई एंड माइनस एच। ओके, स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर कोई भी जो ग्रुप है वो प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, अगर प्लस एच ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, अगर माइनस आई और माइनस एच ग्रुप जुड़े हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। और रिएक्टिविटी अभी बताने वाला हूँ, रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी इसको हिंदी में बोले तो क्रियाशीलता बोलते हैं। ओके, तो क्रियाशीलता क्या है? क्रिया करना, अगर जिसकी चाह क्रिया करना ज्यादा है तो वो क्या है? क्रियाशीलता उसकी अधिक है। मीन्स अगर कोई दौड़ना चाहता है तो उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। समझ गए? अगर वो कोई पड़ा रहना चाहता है, सोए रहना चाहता है, तो उसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। वो कोई क्रिया ही नहीं करना चाहता, वो काम ही नहीं करना चाहता। ठीक है, उसका मतलब ये है रिएक्टिविटी का। और अभी मैं बताने भी वाला हूँ कैसे कैसे कंपाउंड में रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो। और एक और देख लो, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब चार्ज कम होता है। मीन्स स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, ये रिलेशन याद होनी चाहिए आपको। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एच ग्रुप, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई एंड माइनस एच ग्रुप, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए। तो इस तरह अपन ले लेते हैं एक एग्जांपल, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो एक और बता देता हूँ अभी आपको, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को उसी में बता देंगे। देखो, एक तो ये कंपाउंड है, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ओके, CH2 डबल बॉन्ड, सही है, 2 और 2 4, 2 3 4, 2 3। ओके, CH2 प्लस। और सेकेंड कंपाउंड ले लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH प्लस। ओके, सही हो गया। ठीक, अब अगर दोनों कंपाउंड्स में देखें अपन, ये फर्स्ट कंपाउंड ये सेकंड कंपाउंड। ओके, तो अगर इस फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड में अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें,
किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक बार तो आप इसको ट्राई करके देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड को करके देखिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जल्दी करके देखिए, फिर कराता हूँ मैं। जल्दी करके देखो इसको कि स्टेबिलिटी क्या होगी। हो गया? तो क्या हो रहा है, किसका किसका आंसर आया, क्या आंसर आया? देखो मैं कराता हूँ, चेक करना आपका। देखो इसमें अगर देखें तो इसमें पहले नहीं, इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें इसमें देख के क्या लग रहा है आपको? देखो यहाँ पर एक रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है। कौन सा? रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट भी पढ़ा होगा आपने, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर लग रहा है कौन सा? आर इफेक्ट, मीन्स रेजोनेंस होगा यहाँ पर। देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखो ये डबल बॉन्ड किधर चला गया है? यहाँ पर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही फिर इधर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे ही क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा क्या पाया जा रहा है? इस स्ट्रक्चर में क्या है? रेजोनेंस है, इसमें आर इफेक्ट लग रहा है। ओके, और इसमें ऐसा कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा। देख लो आर इफेक्ट कब लगता है, ये तो पता है ना। आर इफेक्ट तो जानते हो कि नहीं जानते? बताओ पहले, आर इफेक्ट जानते हो नहीं जानते? रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद। देखो अनुनाद की फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर ये वीडियो अपनी। नेक्स्ट वीडियो में सभी बता दिए जाएंगे आपको इफेक्ट, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, एम इफेक्ट एंड एच इफेक्ट, सभी इफेक्ट बता दिए जाएंगे। आई होप कि ये तो आते होंगे वैसे आपके फिर भी। देखो डबल बॉन्ड सिग्मा मीन्स अल्टरनेटिव क्रम में, ये एक डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव, ऐसे ही क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, डबल बॉन्ड के बाद सीधा ही पॉजिटिव है, तो यहाँ तो होने वाले नहीं है, मीन्स यहाँ पर आर इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर आर इफेक्ट होगा तो आर इफेक्ट की वजह से स्टेबल कौन होगा इस वक्त? फर्स्ट वाला कंपाउंड। फर्स्ट वाला कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया अपना स्टेबिलिटी। और रिएक्टिविटी क्या है? अगर जो ज्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्ट क्यों करेगा? अगर मुझे पड़े पड़े रहने में, सोए सोए रहने में मजा आ रहा है तो मैं क्यों खड़ा हूंगा, क्यों काम करूंगा? मीन्स मेरी रिएक्टिविटी कम है। अगर मैं स्टेबल हूं तो, जैसे देखो, और मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपन गर्मियों में किसी क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास ले चल रही है अपनी, एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं अपन, टेबल्स पर बैठे हुए हैं। तो क्या अगर एक ही टेबल पर 5-5 बच्चों को बैठा दिया जाए, मीन्स वो बड़ी टेबल की बात कर रहा हूँ, एक टेबल की मत सोचना, ठीक है? तो 5-5 अगर बच्चों को बैठा दिया गया तो उनको क्या होगा? गर्मी लगेगी बहुत ही तेज, तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल नहीं रहेंगे, करेंगे यार कहीं चलो, स्टेबल नहीं होंगे, मतलब अगर ड्यू टू गर्मी। ओके, गर्मी के कारण वो क्या होंगे? स्टेबल नहीं होंगे। तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? देखो रिएक्टिविटी और उसमें रिलेशन दे देता हूँ। स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी घटेगी, समझे? अगर मेरी, देखो वहां पर वो स्टेबल नहीं है ना, स्टेबल मीन्स स्टेबल कमी है उनकी, स्टेबल की कमी है। अगर वो टेबल पर बैठे हुए हैं 5 लोग और वो भी गर्मी के टाइम में, तो स्टेबिलिटी कम है तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या नहीं होगी? फिर वो भागेंगे कि क्लास कब लगे और मैं चलूँ भाई।
बस सोचेंगे ऐसे नहीं सोचेंगे। तो वही कंसेप्ट है बस। यहाँ पर क्या है कि अगर स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है किसी भी, जैसे मैंने समझ आ गई होगा आपके, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मीन्स अगर इसमें देखें तो स्टेबिलिटी ये ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। समझे या नहीं समझे, बोलो। आ गया समझ। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों होती है इसका मैंने अच्छा एग्जांपल, 2 एग्जांपल देके आपको समझा दिया। तो इसमें से अगर रिएक्टिविटी पूछ ले आपसे तो 1 और 2 में से किसकी होगी, 1 की कम होगी और 2 की ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टेबल ज्यादा ये है। तो स्टेबल ज्यादा होगा तो रिएक्टिव क्यों करेगा, रिएक्शन क्यों करेगा यार, समझे। तो फर्स्ट की कम होगी रिएक्टिविटी सेकंड से। और ये कंटेंट है जो बीएससी के लिए और 12th क्लास के लिए है। तो इतना ही इस कार्बोकैटायन के बारे में अपन को पढ़ना है, जो कि अपने लिए सफिशिएंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आई थिंक यूनिट नंबर फर्स्ट में है ना। तो यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक आपका कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट सी वाला ही टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं। आज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा अपन ने। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, कार्ब एनायन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया है आज की वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे अपन। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल और अगर अच्छी लगी हो क्लास, तो लाइक बटन को प्रेस करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो होंगी हमारी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।